हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आरआरबी एलपी 2018 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सवालों को अभ्यास करने के बाद अब मैं आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं रेलवे परीक्षा 2019 के लिए। यह है कंप्लीट साइंस चैप्टर वाइज, वो भी एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का। और ये है हमारा पहला चैप्टर, और ये चैप्टर है धातु और अधातु, जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। एलपी 2018 में सामान्य विज्ञान के सवालों का अभ्यास कराते हुए मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि 95% से भी ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी की किताब से पूछा गया है, सिर्फ इस 2 क्लासेस से। अब जेईई की एग्जामिनेशन चल रही है, उसमें भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो 11th 12th के कॉन्सेप्ट को टच कर जाता है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है उसको देखना है, 1-2 सवाल के पीछे तो भागना ही नहीं है। यानी आपका जो साइंस पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड। इसीलिए कम से कम आपका ये एक फर्ज बनता है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। और सिर्फ रेलवे की परीक्षा ही नहीं, इंडिया के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि यही हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड बुक है। कोई भी एग्जामिनेशन हो वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, चाहे वो रेलवे परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षा। अगर साइंस पूछना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना ही करना है। तो इस वीडियो में मुझे आपको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी मुझे समझाना होता उसको मैंने एमसीक्यू के रूप में ले लिया हुआ है। यानी हर छोटा छोटा पॉइंट जहाँ से सवाल बन सकते हैं मैंने एमसीक्यू बना दिया हुआ है पहले ही। तो अगर आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल आ रहा है तो आपसे नहीं छूटेगा, आप उसको करके आओगे एग्जाम में। एक ही चैप्टर से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 100 एमसीक्यू। एक ही वीडियो में 100 एमसीक्यू देख लेंगे, और वो भी सिर्फ एक चैप्टर से। और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन शास्त्र का चैप्टर है, और ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपको एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए हुए हैं मैं आपको उसी ऑर्डर में करवाऊंगा। ये मैं आपके एग्जाम में जो वेटेज रहता है सवालों का चैप्टर से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। तो धातु और अधातु काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इसको चूज किया है। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, आप देखें, पूरा वीडियो देखें और फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। पहला हमारा सवाल है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी धातुएं जब शुद्ध रूप में होती है तब उसकी सतह चमकती है, तो ये धातु के कौन से गुणधर्म के कारण होता है? ये होता है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु है? आघातवर्ध धातु कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस धातु को चाहे जितना भी पीट लो, उस पर आप चाहे जितना भी आघात कर लो, वो धातु टूटेगी नहीं। पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। तो धातुओं में ये गुण है, आघातवर्ध है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है सोना, ठीक है, सोना Au, एटॉमिक नंबर 79। निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है? अब ये भी एक गुण है धातु का, तन्यता, डक्टिलिटी, आघातवर्धता था मैलिएबिलिटी, और यह है डक्टिलिटी। तो ये है सबसे ज़्यादा तन्यता वाला धातु गोल्ड, यानी कि सोना। यानी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध भी और सबसे ज़्यादा तन्य भी सोना ही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यह धातु के किस गुण के कारण संभव हो पाते हैं? तो ये क्या है? तन्यता। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का ही नहीं, विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47, चांदी इसका राइट आंसर है। धातुएं जैसे डैश और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। अब धातुएं साधारणतः ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी ये ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। मरकरी का सिंबल होता है Hg और एटॉमिक नंबर 80 होता है। लेड का होता है Pb, एटॉमिक नंबर इसका 82 होता है। डैश को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो होती है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। ये कौन सा है? मरकरी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। मरकरी, परमाणु संख्या 80। डैश वह एकमात्र अधातु है जो द्रव है, यानी अधातुएं जो होती है ये या तो ठोस होती है या फिर होती है गैसीय अवस्था में, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, और यह है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है।
निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? हम लोगों ने अभी देखा साधारणतः धातुओं का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसे अगर आप अपनी हथेली पे डाल दें तो आपके बॉडी टेम्परेचर से ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक होता है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, वो अलग है, वो कमरे के तापमान पर है, द्रव अवस्था में मरकरी। और ये क्या है, आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, यानी जितना कमरे का तापमान है उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए गैलियम और सीजियम को द्रव अवस्था में आने के लिए। तो इसका गलनांक बहुत ही कम है, ये है 1 और 3, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम। सामान्यतः धातुएं चमकीली होती है, लेकिन एकमात्र अधातु जिसमें धातु जैसी चमक होती है, यानी कि धात्विक चमक होती है, तो एकमात्र ऐसा धातु है आयोडीन, जिसमें धातु जैसी चमक होती है। ठीक है, तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये आप सभी को पता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। ठीक है, डायमंड। देखिए, ग्रेफाइट हो गया, ग्राफीन हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। डैश एक अधातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। अब जो अधातुएं होती है ये विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, यह है ग्रेफाइट। ये अधातु है फिर भी विद्युत का चालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? अब धातुएं साधारणतः कठोर होती है, इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं, पनीर के जैसे होते हैं। जिस तरह से आप पनीर को चाकू से काटते हैं, ठीक वैसे इसे भी चाकू से आप काट सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 1 में। इस सब की वैलेंसी संयोजकता 1 होती है और इस सब को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोले तो अल्कली मेटल। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो पानी में तैरते हैं? साधारणतः धातु का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का घनत्व पानी से भी कम है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे भी कम है, इसलिए पानी में तैरते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च है? तो सबसे अधिक जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग मेटल्स, ये है टंगस्टन। इसका सिंबल होता है W और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है, यह है 3380 डिग्री सेल्सियस, NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में घुलकर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जल में घुलकर क्या बनाएगा? अम्ल। धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? जनरली क्या होता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है अगर वो ठंडा है तो, लेकिन अगर आप कॉपर को गर्म कर दें तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर के ऊपर एक काले रंग की परत बन जाएगा। ये होता है परत क्यूप्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला याद रखना CuO। यहाँ जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? हम लोगों ने अभी पढ़ा जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड, ये कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड ये होता है एसिडिक नेचर का। तो ये जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, ये भी क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ZnO और Al2O3 मेटल ऑक्साइड है। होना कैसा चाहिए था? बेसिक। लेकिन खास बात यह है कि ये एसिडिक नेचर का भी है, यानी कि ये दोनों नेचर का भी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी 1 और 2 दोनों ही इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि ZnO या फिर Al2O3 ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बोलेगा कि भाई साहब हम एसिड हैं। जब एसिड मिलेगा इसको तब बोलेगा भाई साहब हम लोग बेस हैं। ठीक है, तो ये अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो क्या होगा ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? देखिए, पोटेशियम और सोडियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इसे आप एयर के कांटेक्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इसमें पकड़ लेगा आग। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर डैश की पतली परत चढ़ जाती है। यह परत होती है इसके ऑक्साइड्स की। यानी एल्यूमिनियम को छोड़ दो आप एयर के कांटेक्ट में, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। अब यह परत पतली होती है, ठीक है, पतली परत होती है। एक बार इस पर परत चढ़ गई, यानी कि एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो एक बार एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, इस पर परत चढ़ गई पतली सी, उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये फिर एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसके एयर के कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये जो ऊपर पतली परत बनी है ये रहेगा, तो फिर से इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पतली परत चढ़ते ये धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि मोटी परत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक बार इस पर परत बन गई, फिर उसके बाद आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये रुक जाएगा। उसके बाद होगा ये कि ये धातुएं संक्षारण से बच जाती है। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी। सोना का एटॉमिक नंबर 79, चांदी का 47। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कॉपर को अगर आप टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर करोगे तो कर लेगा। सोना और चांदी ऐसे धातु है जो आप हाई टेम्परेचर भी दे दो तो भी रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से भी बचाती है? ये होता है एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण इस प्रोसेस को बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ दें, एयर में छोड़ दें, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इस एल्यूमिनियम पर क्या होगा? पतली सी परत चढ़ जाएगी इसके ऑक्साइड की। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोटी परत। तो मोटी परत तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक बार ऑक्साइड बन गया उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एल्यूमिनियम का। तो एक प्रोसेस होता है एनोडीकरण। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पे मोटी सी परत बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, सही बात है। जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है और डैश गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? H2 गैस। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। मान लो कि ये मेटल ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलता है, तो तुरंत ये मेटल ऑक्साइड बनेगा और फिर जो पानी है, जिस पानी में ये मेटल ऑक्साइड बना, वहीं पर ये फिर से क्या करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, अगर जल में घुलनशील है तो, नहीं तो मेटल ऑक्साइड बन के रह जाएगा। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल के साथ तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही है, तेजी से आग पकड़ लेता है। ठंडे जल के साथ भी यही हाल है इसका। और जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लिया वो गर्म जल के साथ भी करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। कैसे होता है देखो, मान लो सोडियम है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया H2O से, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल है, ये वाटर है, आप बोलेंगे मेटल और वाटर रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो सही बात है, पहले ये मेटल ऑक्साइड ही बनाया होगा Na2O, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील है इसलिए तुरंत ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेगा। साथ में यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में बहुत सारा हीट निकलती है। अब होगा ये हीट हाइड्रोजन गैस को जला देगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस को जलाएगा तुरंत सोडियम में आग पकड़ लेगा। और यही हाल कुछ पोटेशियम के साथ भी होता है। पोटेशियम तो सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके साथ भी यही हाल है, इसीलिए हम इस दोनों को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ठंडे जल के साथ रिएक्शन कौन कौन करता है? देखो, पोटेशियम करता है, सोडियम करता है और कैल्शियम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम भी, पोटेशियम भी करेगा, सोडियम भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा, लेकिन ये जल उठेगा कैल्शियम की तीव्रता। कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन होता है कैल्शियम वाटर का, तब तीव्रता बहुत ही कम होती है, यहाँ हीट नहीं निकलती, या फिर बोल सकते हैं निकलती भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में, वो हीट हाइड्रोजन को नहीं जला पाती है।
इसीलिए कैल्शियम के साथ कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ, कोल्ड वाटर के साथ आराम से रिएक्शन कर लेगा। और जो कोल्ड वाटर के साथ कर लेगा ये हॉट के साथ भी करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में कौन सत्य नहीं है? कैल्शियम और जल, ठीक है, कैल्शियम है और जल है, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है। हीट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया हीट बहुत ही कम होती है, हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाती। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन की तीव्रता जो है ये अधिक होती है या कम होती है? कम होती है। तो यही हमारा फॉल्स हो गया, यानी यही हमारा राइट आंसर है। इसकी तीव्रता जो है कम होती है। लिखा हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम लिखते भी नहीं है। तो ये भी सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू था। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ये भी ट्रू है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये बबल्स बना लेती है, ठीक है। ये बबल्स कैल्शियम के सरफेस पे जाकर के चिपक जाती है, जिससे कैल्शियम पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। और यही हाल कुछ मैग्नीशियम के साथ भी होता है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ खास बात क्या है कि ये ठंडा जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। याद रखिएगा, कैल्शियम करता है, ठंडा जल के साथ नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ ये करेगा और स्टीम के साथ भी करेगा। तो जब गर्म जल के साथ करेगा तो यही होगा, ये भी तैरना स्टार्ट कर देगा पानी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? हम लोगों ने अभी देखा था कि मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल और भाप के साथ करती है। चलिए ठीक है। अब बोला है कि कौन सी धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ। कौन है ये? पता करो कौन है। ये है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यानी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। डी इसका राइट आंसर है। फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाने का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये है, ये सही है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। सोडियम, पोटेशियम, गर्म जल, ठंडा जल, भाप सब। कैल्शियम, गर्म जल, ठंडा जल, भाप सब। मैग्नीशियम, ठंडा जल नहीं चलेगा भाई साहब, गर्म जल और भाप चाहिए। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये ना तो ठंडा जल ना ही गर्म जल, इसको चाहिए भाई साहब स्टीम, भाप। भाप के साथ ये रिएक्शन कर लेंगे, ठंडे जल गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेड, कॉपर, सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। लो अब ये जनाब आए 4, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और सोना हो गया। ये तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, चाहे स्टीम हो, वाष्प हो, रिएक्शन नहीं होने वाला जल के साथ। तो ये आप याद रखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। अब मैं आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपको याद रखना है अच्छे से। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन। आप बोलेंगे कि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? तो इसको एक रेफरेंस के लिए रखा गया यहाँ पर। कुछ कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का धातु के जैसा भी होता है, इसीलिए। उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। जैसे जैसे नीचे आएगा जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, ये डिक्रीज करेगा। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सक्रियता श्रेणी के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ कि कैसे याद रखना है इसको। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ऊपर में आपको आई बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेड भी डाल दो, लेड छूट गया है, पीबी, ठीक है। आयरन और हाइड्रोजन के बीच लेड। देखिए इसके अलावा भी आता है, इसमें इसके अलावा भी आता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हमको वही याद करना है। साधारणतः जनरली धातु तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। मेटल है, डाइल्यूट एसिड है, मान लो डाइल्यूट एसिड है, क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे में आप ले सकते हो, सोडियम मैंने मेटल ले लिया और मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट HCl। यहाँ से क्या बनेगा? NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है, आप सभी को पता है।
और यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण, सॉल्ट, राइट आंसर है इसका। जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ वो बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बैलेंसिंग नहीं किया, बैलेंसिंग का हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नहीं होता जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए। जैसे कि LIC एजेंट होता है, वो LIC एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों को दूसरे का इंश्योरेंस करवाता है, अपना इंश्योरेंस करवाता है, इसलिए हम उसको LIC एजेंट नहीं बोलते। ऐसा होता तो सारे के सारे एजेंट ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे करवाते हैं इंश्योरेंस। तो वही हाल यहाँ पर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दे देगा, ये ऑक्सीजन देने के लिए तड़प रहा है, और जो ऑक्सीजन लेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब धातुएं डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। हम लोगों ने अभी देखा था कि मेटल ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है। अब देखो, मान लो ये एसिड जो है HNO3 है, तब यहाँ जो सॉल्ट बनेगा उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा ये यहाँ पर ये, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देने के लिए तड़प रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये तुरंत ऑक्सीजन उसको थमा देता है, ये लो ऑक्सीजन, और बन जाओ वाटर। इसीलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये दिखता नहीं है, क्योंकि निकलते ही ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये HNO3 रिड्यूस हो जाता है। ये रिड्यूस हो सकता है N2O में, NO2 में और NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में। इसमें रिड्यूस हो जाएगा और निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो N2O है इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, हास्य गैस। नाइट्रिक अम्ल हमारा राइट आंसर है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं जब अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो अति तनु अम्ल, अति तनु यानी कि वेरी डाइल्यूट एसिड HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है? अब लो, पहले मैं बताया मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने बताया कि HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि कौन है धातु जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन इस बात को आपको नहीं भूलना है, इस बार मैंने आपको बोला है वेरी डाइल्यूट, अति तनु अम्ल। अति तनु अम्ल का मतलब ये होता है अम्ल कम पानी ज़्यादा, ठीक है। अम्ल कम है पानी ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं वेरी डाइल्यूट, यानी पानी डाल डाल करके उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया गया है। तो ये है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज है। अति तनु अम्ल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, Mg और Mn। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? यह है कॉपर। कॉपर ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3। अब देखो, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु में पानी ज़्यादा होता है, अम्ल कम होता है। सांद्र में क्या होगा, पानी कम होगा, पानी जो है ये कम होगा, इसमें पानी कम होगा, इसमें पानी ज़्यादा होगा, इसमें पानी कम होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, तनु में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है ये कम होता है, ठीक है, कम होता है, और इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये HCl और HNO3 आपस में मिल जाए 3:1 के रेशियो में, यानी 3 मॉलिक्यूल HCl का लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल HNO3 का लेना है। इसे हम बोलते हैं अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। याद रखिएगा, एक्वारेजिया या फिर अम्लराज। निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो यह अम्लराज जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है ये, HCl प्लस HNO3 3:1 के रेशियो में। देखिए,
अकेला ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का औकात है, ना ही नाइट्रिक एसिड का औकात है कि सोना और प्लेटिनम को पिघला दे। इस दोनों में से किसी का भी औकात नहीं है कि अकेले सोना या प्लेटिनम को पिघला दे, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं 3:1 के रेशियो में, तब ये पिघल जाएगा। यह वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मैंने जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बनाकर दिखाया था अभी, वही है ये सक्रियता श्रेणी। धातु ए धातु बी का लवण विलयन है, यानी धातु ए रिएक्शन किया धातु बी के लवण विलयन से। फिर क्या हुआ कि धातु ए अब धातु बी को भगा दिया, धातु ए, और खुद का लवण विलयन बना लिया। तो बताना है इसमें से कौन सही है। अब देखो, ए ने क्या किया, बी को भगा दिया। जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूँ यहाँ पे, मान लो ये सोडियम है और मैंने एक लवण विलयन लिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। ये क्या है, लवण विलयन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में आप जानते हो सोडियम बहुत ही ऊपर है और कॉपर बहुत ही नीचे है। सोडियम क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को भगा देगा, बोलेगा हट मैं सबसे ऊपर हूँ, इसलिए इसके साथ मैं रहूँगा। तो ये बना लेगा Na2SO4 और इसको कर देगा साइड। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो धातु ए बी से अधिक क्रियाशील है। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और गोल्ड सबसे कम, प्लेटिनम भी कम ही है उसका। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को या फिर 7A को। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया। ये जो हैलोजन तत्व है ग्रुप नंबर 17 का, इन सभी तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस सभी की संयोजकता इसमें से किसी का भी पूछ ले तो आपको आंसर देना है 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो आंसर 7, यानी कि 7 इसका राइट आंसर। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? कौन सा बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच? ये होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक आबंध। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? जो मैंने LP 2018 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सवालों का अभ्यास करवाया था, उनको जिन लोगों ने पूरा देखा होगा तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो देख लो आप, सारे ही क्वेश्चन जो है NCERT से पूछे गए थे आपके एग्जाम में, और ये सवाल भी पूछा गया था और एग्जैक्ट लाइन, एक एक लाइन जो है NCERT के बुक से उठाकर डाला गया था। तो आयनिक यौगिक के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है। यह ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक आप ले सकते हो NaCl, ये भी आयनिक यौगिक है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो नमक, अगर आप इसको ज़्यादा, ये क्या होता है, नमक ठोस होता है, कठोर होता है, ज़्यादा दबाव डालते हैं तो टूट जाता है, तो ये ट्रू है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो ये भी ट्रू है। अगला, यह जल में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। नमक तो घुलता ही है पानी में, आपको पता ही है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील है, तो ये भी ट्रू है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं, ये हो गया हमारा फॉल्स। इसमें उल्टा बोल रखा है। जो आयनिक कंपाउंड होता है जैसे कि NaCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसे एक पानी में डालोगे तब ये घुल जाएगा और बनाएगा Na+Cl-। अब क्योंकि जलीय विलयन में पानी आ चुका है, आयंस आ चुका है, और जब आयंस आ गया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में यानी कि अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डैश कहते हैं। इसे खनिज कहा जाता है। और मान लो इस खनिज में कोई ऐसा धातु है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब इस खनिज को, उस धातु का हम लोग अयस्क बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी ये हमेशा किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब है, यानी कि C इसका राइट आंसर है। ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, हमें किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सारे जो धातु हैं ये रिएक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, इसीलिए किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और कभी भी इन धातुओं को इसके अयस्क से निकालने के लिए जो रिडक्शन करवाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
जैसे हम लोग कार्बन का यूज करके भी रिडक्शन करवाते हैं, लेकिन इन सारे धातुओं को जब निकाला जाएगा इसका अयस्क से, तब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाएगा, यानी कि विद्युत अपचयन। ये याद रखिएगा इन सारे धातु के केस में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा गोल्ड। और सिल्वर भी याद रखें, सिल्वर और गोल्ड दोनों याद रखें, एनसीईआरटी में दोनों दे रखा है कि ये नेटिव स्टेट में मिलता है। ये सारे जो है ये भी आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। ये मेनली मिलता है कार्बोनेट के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में, यानी जैसे कि ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड, ZnCO3 हो गया, जिंक कार्बोनेट, ये इस फॉर्म में मिलेगा। फिर जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट से जिंक को अलग किया जाएगा। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गैंग कहा जाता है। ठीक है, गैंग। सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सीने बार यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसे हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर सीने बार, ये अयस्क है मरकरी का, यानी कि पारा का। नेक्स्ट है सीने बार ऑक्सीजन के साथ, सीने बार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया गया, तब यहाँ एक उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। फिर उस प्रोडक्ट को गर्म किया गया, तब मरकरी बनता है। यानी आप देख लो, ये था सीने बार HgS। फाइनली गर्म करते करते यहाँ क्या बना दिया? मरकरी, यानी इसके अयस्क से मरकरी को प्राप्त किया गया। बस यहाँ आपको बताना है कि बीच में ये क्या बना। ये बना मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ये हो गया अयस्क मरकरी का, और ये हो गया अयस्क कॉपर का। इसको सिंपली हीट कर देने से मेटल मिल जाएगा। इसको हीट किया जाएगा एक बार यहाँ हीट होगा तो ये बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और यहाँ से बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। फिर आगे और भी हीट चलता रहेगा, हीट करते रहेंगे, तब मिल जाएगा मरकरी और कॉपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीने बार और क्यूप्रस सल्फाइड, इसको बस सिंपली हीट कर देने से मेटल अलग हो जाता है, धातु अलग हो जाती है। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? वायु में केवल गर्म करके, तो ये क्या है? मरकरी है, HgS। ठीक है, सीने बार, इसको सिंपली वायु में गर्म करो, मरकरी मिल जाएगा। पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर और गर्म करेंगे और मरकरी मिल जाएगा। इसके साथ आपको क्यूप्रस सल्फाइड भी याद रखना है, इसके साथ भी सेम केस है, गर्म करने के बाद कॉपर मिल जाएगा। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या बोला? सल्फाइड अयस्क। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, जिंक सल्फाइड, इसे हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। इसको वायु के उपस्थिति में काफी स्ट्रांगली हीट किया गया, अच्छे से इसको हीट किया गया, स्ट्रांगली हीट किया गया। इसके बाद क्या होगा? ये देख लो, गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि यहाँ बन गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये जो प्रोसेस है, हमने हीट किया एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, और हिंदी में बोलते हैं इसे भर्जन। ये आपने देखा रोस्टिंग। अब अगला सवाल देखिए, अब है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस बार मैं ले रहा हूं जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, और इस बार क्या बोला है? इस बार भी हीट करना है, लेकिन इस बार वायु सीमित मात्रा में, यानी ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए मैंने पिछले सेक्शन में +O2 लिखा था, इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन है, ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ भी क्या होगा? बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे निष्पातन। ठीक है, निष्पातन। तो ये निष्पातन और भर्जन, ये अलग अलग प्रोसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो, जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया, सल्फाइड से भी जिंक ऑक्साइड मिला था। अब इसका रिडक्शन करवाया जाएगा। रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी इसका रिडक्शन करवा करके, इसमें याद रखना है रिडक्शन के लिए हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। चाहे तो जिंक से ज़्यादा जो रिएक्टिव है उसका भी यूज कर सकते हैं, वो जिंक को भगा देगा यहाँ से और खुद आ जाएगा, खुद का ऑक्साइड बना लेगा और वो जिंक को बाहर निकाल देगा। जैसे मान लो एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम डाल करके रिडक्शन करवाएं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और जिंक बाहर चला जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। और कार्बन का यूज करके भी रिडक्शन करवाया जाता है।
तो यहाँ से जिंक बन जाएगा और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो देख लो ये अलग हो गया, रिडक्शन करवा दिया। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया, इस सब का रिडक्शन हम करवाते हैं कार्बन का यूज करके। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कार्बन का यूज करके इस सब का रिडक्शन करवाते हैं। या फिर हम इससे अधिक जो क्रियाशील धातु है उसका यूज करके रिडक्शन करवा सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करवा करके। धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? तो ये कार्बन है। धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम किया कौन? कार्बन। या फिर जो धातु है उससे अधिक क्रियाशील धातु को हम रख करके भी रिडक्शन करवा सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से थर्मीट अभिक्रिया के बारे में कौन सत्य है? थर्मीट अभिक्रिया देखिए क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इस सब के ऑक्साइड से हम लोग इस धातु को प्राप्त करते हैं रिडक्शन करवा करके, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इसके जगह पर हम इससे अधिक क्रियाशील धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करवा करके रिडक्शन करवा सकते हैं। अब देखो, एक आयरन का मैंने यहाँ अयस्क लिया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मुझे इसका रिडक्शन करवाना है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, निकालना है, और मैं यहाँ रिडक्शन करवा रहा हूँ एल्यूमिनियम लेकर के। ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने के बाद यहाँ बन जाएगा आयरन, साथ में ये Al2O3 और साथ में हीट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। अब ये हीट इतना ज़्यादा होता है कि ये आयरन को गला देता है, यानी कि ये जो आयरन हमें मिलेगा ये आपको मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, गलित अवस्था में मिलेगा, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, ये हीट के कारण। तो ये जो रिएक्शन है यही होता है थर्मीट रिएक्शन। अब इसका यूज देखो कहाँ किया जाता है। रेलवे ट्रैक है तो वहाँ कहीं दरार आ गया है या फिर ज्वाइंट करना है तो इसी आयरन का वहाँ पर यूज किया जाता है, मोल्टेन आयरन का। तो इनका प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीन के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये सही है। इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है, ये भी सही है। इसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डैश से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या हो जाएगा? देखो, कार्बन अपचयन, विद्युत अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, हॉब्स अभिक्रिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बन का अपचयन हम करवा करके इसके ऑक्साइड से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा प्यार है, ये ऑक्सीजन के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कार्बन इसको नहीं हटा पाएगा ऑक्सीजन को इससे। तो हम लोग करवाते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करवा करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके इसको प्राप्त किया जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे डैश कहा जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर, ठीक है, नमी वाला वायु में रहने पर, ये होता है जंग, ठीक है, इसे हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उसके सतह पर डैश की परत बन जाती है। अब सिल्वर जो है, मैंने पीछे आपको एमसीक्यू में कहीं भी बताया था कि सिल्वर और गोल्ड ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो सिल्वर तो ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, सिल्वर ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। जो एयर में सल्फर होता है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और ये सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण जो सिल्वर होता है वो काली पड़ जाती है। तो सिल्वर सल्फाइड इसका राइट आंसर होगा। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसके सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत बन जाता है, जिससे कॉपर के सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और डैश रंग का हो जाता है, ये हरे रंग का हो जाता है। यानी कॉपर पहले था ब्राउन कलर का, बाद में उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ गया, क्योंकि वो कॉपर हवा में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया। कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ने के कारण वो हरे रंग का दिखने लगा। यानी ये जो हरा रंग का पदार्थ है ये क्या है? ये है कॉपर कार्बोनेट। यानी जहां कॉपर कार्बोनेट बनेगा वहां हरे रंग का परत चढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो क्रोमियम लेपन, मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। ये सारी प्रोसेस करके लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है। लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की
पतली परत चढ़ाई जाती है, इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है यशद लेपन। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसको हार्ड बनाया जाता है। इसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें बहुत ही कम अमाउंट में, लगभग 0.05% इस अमाउंट में कार्बन का मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद ये हार्ड हो जाता है और साथ में स्ट्रांग भी हो जाता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें डैश प्राप्त होता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता। यानी कि आयरन, क्रोमियम और निकल, इसका मिश्र धातु पूछा है, इसका अलॉय पूछा है। यह है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का डैश मिश्रण होता है, तो ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी याद रखिएगा। जो अलॉय होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो शुद्ध आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक वैसे ही जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ये काफी नरम होता है, तो इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इस 24 कैरेट के सोना में कॉपर या फिर सिल्वर का मिक्सिंग किया जाता है। ऐसा करने से ये सोना कठोर हो जाता है। अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे डैश कहा जाता है, इसे अमलगम कहा जाता है। मान लो कोई ऐसा अलॉय है जिसमें आपको एक धातु मरकरी देखने को मिल रहा है और दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन एक मरकरी है, तो उसे हम बोलेंगे अमलगम। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल बोले तो ब्रास। तो ये ब्रास, ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, यानी कि तांबा और जस्ता। ये इसका राइट आंसर है। तांबा और टीन ये होता है कांच से। कोई मिश्र धातु अमलगम भी कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है? मरकरी होता है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रदर्शित करता है कौन सा पेयर? सोडियम क्लोराइड का विलयन है और कॉपर धातु है, तो सोडियम जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव है। आपको पोटेशियम के नीचे ही देखने को मिलेगा सोडियम, और कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो क्या होगा? ये कॉपर को उसके विलयन से ये सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये विस्थापन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। उसके बाद MgCl2 है, MgCl2 और एल्यूमिनियम। तो MgCl2 आपको कहाँ मिलेगा? पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। यानी कि मैग्नीशियम ऊपर है, तो ऊपर वाले को नीचे वाला विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। आयरन सल्फेट के विलयन से सिल्वर धातु को, सिल्वर आपको नीचे मिलेगा, सोना को ऊपर मिलेगा, और आयरन आपको ऊपर मिलेगा जिंक के जस्ट नीचे। तो देख लो आयरन बहुत ही ऊपर है सिल्वर से, तो ये भी क्या करेगा? विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि सिल्वर विस्थापित नहीं कर पाएगा आयरन सल्फेट से आयरन को। AgNO3 और कॉपर, अब देखो Ag यहाँ है और कॉपर यहाँ है, यानी कॉपर सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर विस्थापित कर देगा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को। डी इसका राइट आंसर है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? फ्राइंग पैन जिसमें हम लोग खाने पीने की चीजों को फ्राई करते हैं, तो इसमें जिंक की परत चढ़ाकर हम इसे जंग से बचाते हैं। जिंक की परत चढ़ा करके, ग्रीज लगाकर या पेंट लगाकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पदार्थ होता है और गर्म करने पर यह जल सकता है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते, जिंक की परत चढ़ाते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? अब धातु बोला है तो कार्बन तो होगा नहीं, तो इसको तो आप पहले ही काट दो। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि आयनिक यौगिक है। और आप जानते हैं जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं। अगर हम इसे पानी में डालें, जल में डालें, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम यानी कि भकड़ा चूना या फिर बुझा चूना। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। खाने पीने वाला जो डब्बा होता है पैकिंग करने के लिए,
उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसका लेप नहीं चढ़ाया जाता। टीन कम रिएक्टिव है, तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी इसका सही जवाब। सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पर क्या होगी? सल्फर चूर्ण यानी कि सल्फर है, इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। तो मान लो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बना, और ये सल्फर डाइऑक्साइड मान लो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्योंकि जल में घुलकर क्या बनाया? अम्ल बनाया। लेकिन इसको जल तो चाहिए। अब बोला है कि शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगी, तो क्योंकि ये शुष्क लिटमस पेपर है, पानी इसको नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो ये अम्ल नहीं बनाएगा। अम्ल नहीं बनाएगा तो ये ब्लू कलर को, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी कि यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, गलत है। यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, यह भी गलत है। गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सही है। मान लो अगर ये वेट होता, इसमें कुछ पानी का अमाउंट होता, तब सल्फर इसके कांटेक्ट में आता और अम्ल बना लेता, फिर ये कलर चेंज कर देता, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो डी इसका राइट आंसर। यह ऊष्मा का सबसे अच्छा तो नहीं बोलेंगे, हाँ अच्छा चालक है, ये सही है, क्योंकि सबसे अच्छा तो सिल्वर होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं होता है। इस्पात लोहे का मिश्र धातु है, तो क्योंकि तांबा जो है आपको पता होगा, सिल्वर और कॉपर ये विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। इस दोनों में भी सिल्वर बेस्ट है और उसके बाद कॉपर, तो यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये इसका राइट आंसर है। तो ये दोनों, ये ऊष्मा विद्युत दोनों का अच्छा चालक है, आपको दोनों के लिए याद रखना है। ज़्यादा अच्छा है तो ये हीट का ट्रांसफर जल्दी करेगा। तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है, क्योंकि तांबे का बर्तन मलिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर परत चढ़ जाती है कॉपर, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कॉपर कार्बोनेट की। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये जो कॉपर कार्बोनेट है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एसिड में क्या होता है? ये घुल जाता है, ठीक है। ये कॉपर कार्बोनेट ये डिजॉल्व हो जाएगा इस एसिड में। ये एसिड कहाँ से आएगा? ये आएगा नींबू में सिट्रिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड, इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा और ये ग्रीन कलर का जो लेयर होता है कॉपर कार्बोनेट का, ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट में, कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। अगर अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात X:Y है तो इसका मान बताना है। ये केमिस्ट्री का ही सवाल है, मैंने बस मैथ्स का थोड़ा बहुत तड़का लगाया है। तो क्या हो जाएगा? HCl और HNO3 ये एक्वारेजिया अम्लराज बनाता है 3:1 के रेशियो में। तो ये हमारा X है और ये हमारा Y है। तो X² + 1 यानी 3 का स्क्वायर और +1 ये हो जाएगा 10, माइनस Y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, और माइनस में 3 × में 1। तो 10 में से 1 गया 9, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा और माइनस में 3, तो ये आ गया 0, यानी कि 0 हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन धातु के संबंध में असत्य है? यह विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, तो ये सही है। विद्युत धनात्मक तत्व इसलिए क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, और ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उसमें क्या आता है? धन आवेश आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यह धनात्मक तत्व है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसको भी जरूरत हो उसको दे देगा। और देखो ये क्या हो गया? धनायन। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये धनात्मक तत्व होते हैं धातु, तो ये सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी सही है। मान लो मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप जल में डाल दो तो ये पता है क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जल में
क्षार बनाते हैं, तो ये सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु है तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अम्लीय ऑक्साइड थोड़ी ना बनाएगा, सी इसका राइट आंसर है, ये गलत है। यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बस एक एक्सेप्शन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो है क्या, मरकरी। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को डैश कहते हैं। निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन और परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन। ये जो प्रोसेस होता है पूरा कहलाता है धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी। निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो ये है गोल्ड। गोल्ड के साथ सिल्वर भी उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एक्स एक अधातु है लेकिन इसमें धातु के जैसी चमक है। एक्स क्या है, एक्स है आयोडीन। जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग का परत बन जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या है, अब आप समझ चुके होंगे, यह है कॉपर कार्बोनेट, और ये कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाता है। साधारणतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन वाई एक ऐसा धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से गल जाता है। तो ये वाई क्या हो सकता है, या तो गैलियम हो सकता है या तो सीजियम हो सकता है। तो ए और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है बहुत ही कम अमाउंट में, 0.05% के आसपास। ये आपको देखना है और समझना है और बताना है एक्स वाई में कौन ज़्यादा सक्रिय है। एक्स देखो, एक्स ने क्या किया, YSO4 से Y को भगा दिया यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि X ज़्यादा रिएक्टिव है Y से। और नीचे देखो Y X को नहीं भगा पाया, इसका मतलब Y कम रिएक्टिव है X से, तो X जो है ज़्यादा सक्रिय है। ये इसका सही जवाब। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस, ये आपके NCERT में दे रखा है, तो आप 3400 डिग्री सेल्सियस याद रखो, आप यही याद रखो, 3380 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास जो दिखेगा उसको टिक कर देना। निम्न में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। प्लेटिनम, इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है और सिंबल होता है Pt। सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट किसका अयस्क है। देखिए गोल्ड तो वैसे फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन फिर भी एक दो अयस्क है जो आपको याद रखना है। ये सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट, ये सोना का अयस्क है, इसको ध्यान में रखिए। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना, ये कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। आयरन पायराइट्स यानी कि आयरन डाइसल्फाइड, FeS2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। आयरन पायराइट्स इसका केमिकल नाम हो गया, रासायनिक नाम। सोना का कृत्रिम रूप किसे कहा जाता है, ये सोना का कृत्रिम रूप है, नकली रूप है, ये सोना है ही नहीं, ये है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है कॉपर का और एल्यूमिनियम का। इसमें कॉपर 70%, 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है, और इसी मिश्र धातु को हम लोग रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्प विष विरोधी, ठीक है, सर्प विष विरोधी, ये है ऑरिक क्लोराइड। चांदी के चम्मच से अंडा खाने से मना किया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनाता है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। यह काले रंग का पदार्थ क्या है, यह काले रंग का पदार्थ है सिल्वर सल्फाइड, सी इसका राइट आंसर। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना का उपभोग कौन सा देश करता है, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, तो भारत सबसे ज्यादा सोना का उपभोग करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट को और क्या कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, लूनर कास्टिक। अभी इलेक्शन हुआ, आपने वोट भी डाला होगा, आप में से कईयों ने वोट डाला होगा, तो आपकी उंगली पर जो निशान लगाया गया था ये सिल्वर नाइट्रेट का ही था। तो आपसे ऐसे ही पूछा सकता है कि मतदान के समय उंगली पर जो निशान लगाया जाता है वो क्या होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये बनता है सिल्वर और नाइट्रिक अम्ल के
रिएक्शन से। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सी रोग हो जाती है? इस रोग का नाम है विल्सन रोग। इटाई रोग ये हो जाता है कैडमियम के कारण, और मिनीमाटा ये होता है मरकरी के कारण, यानी मरकरी पॉइजनिंग के कारण मिनीमाटा, और कैडमियम पॉइजनिंग के कारण इटाई, और कॉपर पॉइजनिंग के कारण विल्सन रोग। चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है चूहों को मारने के लिए, जो दवा बनाया जाता है उसमें। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? सिलिकॉन ये ग्रुप नंबर 14 का तत्व है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और प्लम्बम हो गया, यानी कि लेड हो गया। तो ये सब ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, संयोजकता 4 है। कभी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये भी 4 है। डी इसका राइट आंसर है। इनमें से किसी का भी पूछे तो आपको 4 ही बताना है। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे यूनिवर्स में पूछा है। सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। हीलियम ये दूसरे नंबर पर है। कभी भी पूछे कि पृथ्वी के भूपर्पटी पे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तब आपको बताना है अर्थ क्रस्ट पे अगर पूछे तो ये हो जाएगा पहला ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछा है। धातु तत्व नहीं पूछा है आपसे। तत्व या फिर अधातु ये पूछे तब आंसर कुछ जो है अलग आएगा। धातु पूछे तब आपका आंसर लिथियम देना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि सबसे हल्की तत्व कौन है, तब आपको हाइड्रोजन आंसर करना है या फिर अधातु, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है। तो अधातु पूछे या फिर तत्व पूछे तब हाइड्रोजन, अगर धातु पूछे तब लिथियम, और सबसे भारी धातु पूछे तब आपको ऑस्मियम आंसर करना है। अब एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन पहले की तरह चमकने लगता है, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत ही दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्या होगा ये? उसके पास एक विलयन था, सोना को डाला और सोना चमकने लगा, लेकिन सोना का जो भार है ये घट गया। सोना यानी कि AuAg नहीं। वो क्या था? ये विलयन था एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया अम्लराज। क्योंकि एक्वारेजिया अम्लराज के पास ही पावर है जो सोना को पिघला दे, साथ में प्लेटिनम को पिघला दे। तो ये खत्म हो गया हम लोगों का मेटल नॉन मेटल। इस चैप्टर से आपको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा जो RRB JEE में पूछा जा रहा है, पूछा गया है। और ये सारे सवाल कहाँ से मैंने लिया है? NCERT से लिया है। लास्ट के कुछ 10-15 सवाल मैंने अलग बुक से लिया है, ये NCERT का नहीं है। लेकिन इससे पहले ही मैंने जितना आपको करवाया है उसमें से RRB JEE के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछले साल 2018 में भी पूछे गए हैं। इसीलिए NCERT पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मान लो मैंने बोलते बोलते कहीं पर मिस्टेक करा, कहीं पर गलती करा, बोलना कुछ और चाहिए था, बोल मैंने कुछ और दिया, लिखना कुछ और चाहिए था, लिख मैंने कुछ और दिया। ऐसा हो जाता है और हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं बोलते बोलते कहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। कुछ अभद्र शब्द मत लिखिएगा, क्योंकि गलती मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, गलती हो जाती है। तो इसका अगला पार्ट जो है, इसका अगला चैप्टर कौन सा आएगा? इसका अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा अम्ल, क्षार और लवण। वहां से भी सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण अगर आप इसके साथ ही बैक टू बैक पढ़ लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला पार्ट मैं अपलोड करूंगा, आप जल्दी से इस पे 10,000 व्यूज कंप्लीट करवाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 10,000 व्यूज जल्दी से कंप्लीट करवाएं। आप जैसे आप करवाएंगे अगला पार्ट तुरंत अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। क्वेश्चन को टाइप करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, तो इन सब में भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर ये मेहनत
मैंने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ये हमारी इच्छा है। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो बनाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।